एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत वन शॉट, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में इसके पहले मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र कवर करवा चुकी हूँ। आज इसका अंतिम है, लास्ट पार्ट बचा हुआ है, जिसमें हम कवर करेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, साथ ही साथ अंतररोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, भ्रूण कैसे बनता है, शिशु का विकास कैसे होता है और आखिरी में फिर प्रसव की क्रिया क्या होती है। मतलब चैप्टर का डी एंड आज हम करने वाले हैं। 3 पार्ट में हमने मानव जनन चैप्टर का शूट किया है। फर्स्ट में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा डिटेल में एनालिसिस करके मैंने आपको समझाया। वैसे ही क्वेश्चन समझाए जैसे आपके एग्जाम में एनसीईआरटी पे बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नहीं देखा है तो जाके देखो, और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आज नया जो भी आप पढ़ने वाले हो उस पर ध्यान दो। ठीक है, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी करती हूँ, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। और हाँ, बताना जरूर कि कैसा लगा पढ़ने में, समझ में आया या नहीं आया, या कोई कमी रहेगी मैडम के पढ़ाने में। ठीक है, समझ में आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आज मैं पहली बार पहले बोल रही हूँ इस बात को, अदरवाइज नहीं बोलती। चलिए, निषेचन या फर्टिलाइजेशन आज हमें समझना है, और इसे समझने के पहले हम दोनों नर और मादा का एक एक बार फिर से की वो रिवाइंड करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाने वाली हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ बनाने वाली हूँ मादा जनन तंत्र, ताकि आपको समझ में आए कि मैडम क्या पढ़ाने वाली है ना। ये है बेटा मादा जनन तंत्र, जिसमें ये पूरा हिस्सा कहलाता है गर्भाशय। इधर की तरफ ये है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब कितने हिस्सों से मिलकर बनी होती है हमें पता है, फिमरी होता है, यहाँ पे ये ओवरी है, इधर फिर से की फैलोपियन ट्यूब है, ये इधर मुड़ गई, ये है फिमरी जिसे अंगुलीनुमा प्रवर्ध कहते हैं, और ये अंडाशय। ठीक है, आगे ये जो यूटेरस या गर्भाशय है, इसके 3 स्तर होते हैं, जिसमें अंदर की तरफ ये रेड लाइन से मैं बनाती हूँ गर्भाशय का अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम, और ये वाली जो दीवार है इसे हम कहते हैं ग्रीवा नाल। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था। मादा जनन तंत्र आपके सामने बना हुआ है, ज्यादा डिटेल में आज मैं नहीं बताने वाली, शॉर्टकट सिंपल, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मादा जनन तंत्र एक्सप्लेन करना नहीं है, हमें समझना है निषेचन। हम जानते हैं जो नर होते हैं उनमें बनते हैं नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट, और नर युग्मक को कहा जाता है बेटा शुक्राणु या स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु या स्पर्म। ठीक है, और ये जो शुक्राणु होते हैं ये होते हैं अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। मतलब शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम हैं? 23 क्रोमोसोम, यानी कि कैसे होते हैं? अगुणित। ठीक इसी प्रकार जो मादा है, मादा यानी कि स्त्री, उनमें बनते हैं मादा युग्मक फीमेल गैमेट, और ये जो फीमेल गैमेट है उसका नाम आपको पता होगा, क्या है बेटा? अंडाणु या ओवा जिसे कहते हैं, यानी कि ओव्यूल। ठीक है, ये जो अंडाणु या ओव्यूल है ये भी होते हैं कैसे? अगुणित। सेम अगुणित, शुक्राणु भी अगुणित है, अंडाणु भी अगुणित है, और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को ही कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या, मादा जनन तंत्र में ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ग्रीवा। ठीक है, योनि मार्ग है ये योनि मार्ग है, और इस नाल को कहा जाता है ग्रीवा नाल। ठीक है, ये है बेटा ओवरी या जिसे हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर जैसे ही मेस्टुरल साइकिल स्टार्ट हुए, अंडाणु का निर्माण चालू हो गया और यहाँ अंडाणु बनने लग गए। ठीक है, अंडाणु बना यहाँ पे, जिसे हमने कहा था द्वितीयक ओसाइट, और इसका बाहर आना और फिमरी की सहायता से, ये जो फिमरी है, ठीक है, ये क्या है? फिमरी है। फिमरी के रास्ते अब ये अंडाणु धीरे 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 करके पहुंचता है कहाँ? इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को कहा जाता है बेटा तुम्बिका क्षेत्र। क्या कहते हैं? तुम्बिका क्षेत्र, या इसे एम्प्यूला भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारा टॉपिक क्या है? निषेचन। निषेचन के अंतर्गत सबसे पहले
क्या हो रहा है, अंडाशय से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुई, ये जो अंडाणु बना था ये बाहर आया, और बाहर आया तो फिम्बरी ने इसे कैच करके किसको दे दिया, कीप को दे दिया। कीप से धीरे धीरे करके पहुंचता है अंडाणु कहाँ, तंबिका क्षेत्र में। अंडाणु खुद चलायमान नहीं होता, खुद नहीं चल सकता, यहाँ पे अंदर की तरफ छोटे छोटे से प्रवर्ध निकले होते हैं अंगुलीनुमा, जो धीरे धीरे स्मूथली उसको ढकेलते ढकेलते कहाँ लेके जाते हैं, तुम्बिका क्षेत्र में। और लगभग इतनी दूरी तय करने में इसको 2-3 दिन का समय लग जाता है, किसको, अंडाणु को। ठीक है, अब जब अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच गया, यहाँ जो पहुंचा है वो द्वितीयक ओसाइट है। ठीक है, ये जब तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच गया तब ये वेट करता है कि शुक्राणु आएगा। ठीक है, शुक्राणु आएगा, कहाँ से आएगा, योनि मार्ग के रास्ते शुक्राणु आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, और जब शुक्राणु यहाँ पहुंच जाता है और इससे मिल जाता है तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को ही कहा जाता है बेटा निषेचन। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को ही कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इनका मिलना ही कहलाता है निषेचन, और निषेचन के बाद इन दोनों के मिलन से, यानी कि ये रहा अंडाणु, इधर से आ गया शुक्राणु, इससे मिल गया, अंडाणु भी अगुणित है, शुक्राणु भी अगुणित है, और दोनों मिलकर बना लेते हैं युग्मनज, जो कि होता है बेटा द्विगुणित, कुछ ऐसा। ठीक है, द्विगुणित मतलब n और n मिलकर बना लेते हैं 2n, और इस संरचना को कहा जाता है युग्मनज। क्या कहते हैं इस संरचना को, युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ठीक है, इस संरचना को कहा जाता है युग्मनज, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब शुक्राणु जिस क्रिया द्वारा यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, शुक्राणु जिस क्रिया द्वारा यहाँ पहुंचते हैं, शुक्राणु का नर के शरीर से यहाँ स्खलित होना कहलाता है बेटा वीर्य सेचन। क्या कहा, यहाँ पे जो आया है वो वीर्य आया है, और वीर्य के यहाँ पहुंचने की क्रिया कहलाती है वीर्य सेचन। ये वीर्य सेचन जिस घटना के द्वारा संपन्न होता है उसे कहा जाता है क्या, मैथुन। जब नर और मादा का मिलन होता है, यानी कि मैथुन की क्रिया होती है, तो नर के द्वारा वीर्य मादा की योनि में छोड़ दिया जाता है। अब जब वीर्य यहाँ आ गया तो इसे कहा गया वीर्य सेचन, और वीर्य में बहुत सारे शुक्राणु यहाँ मादा के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं योनि मार्ग से। ढेर सारे शुक्राणु यहाँ आते हैं, कुछ शुक्राणु इधर तुम्बिका मतलब पहली वाली इस तरफ वाली फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, कुछ शुक्राणु इधर से गति करते 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 दौड़ते दौड़ते इधर की तरफ जाते हैं। अब होता क्या है कि फीमेल बॉडी में 2 अंडाशय हैं, लेकिन 2 अंडाशय में से एक अंडाशय 1 महीने में अंडा बनाएगा, जबकि दूसरा अंडाशय रेस्ट पे रहेगा। और जब ये वाला अंडाशय अंडा बनाएगा यानी कि ओव्यूल बनाएगा, तब ये वाली ओवरी जो है वो रेस्ट पे रहेगी। तो जो शुक्राणु इधर जाते हैं, अब इधर तो अंडाणु बना नहीं था, तो इधर पहुंच के वो डिफ्यूज्ड मतलब उनका पहुंचना बेकार हो गया, क्योंकि इधर तो निषेचन होगा नहीं, क्योंकि इधर अंडाणु बना नहीं है। लेकिन कुछ जो इधर पहुंचे हैं वो अंडाणु से मिलेंगे, पहुंचते धीरे धीरे करोड़ों की संख्या में आए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मूत्र मार्ग के कारण यहाँ पे पीएच मूत्र का ज्यादा होता है, यूरिन का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कुछ तो यहीं निपट गए, कुछ आगे पहुंच के निपट गए, कुछ इधर चले गए, रास्ता भटक गए तो उधर जाके समाप्त हो गए। जो बचे कुचे 2-3-4 है वो कहाँ पहुंचते हैं, जहां पहुंचना चाहिए वहां पे, और एक साथ अंडाणु पे अटैक करते हैं। अब अंडाणु का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कैसा है, तो ये है बेटा अंडाणु। अंडाणु के बाहर की तरफ एक लेयर है जिसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अंडाणु के अंदर की तरफ एक लेयर है, इस लेयर को कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं इस लेयर को, जोना पेल्यूसिडा। अब जो शुक्राणु आया है ना, शुक्राणु जो आया है वो चारों तरफ से इस पर अटैक करेंगे। ठीक है, ढेर सारे आए हैं,
और चारों तरफ से इस पर अटैक करेंगे। ये कोरोना रेडिएटा से नहीं जुड़ते, ये जाके उसी जगह पे जुड़ते हैं जहां सीधे उनको कौन सी लेयर मिल जाए, जोना पैलिसिडा। और जोना पैलिसिडा लेयर थोड़ी सी हार्ड होती है और इसको भेदने के लिए ही शुक्राणु के पास सामने की तरफ एक मटेरियल भरा हुआ होता है जिसे कहा जाता है एक्रोसोमल मटेरियल। एक्रोसोमल मटेरियल या एक्रोसोमल पदार्थ जो है, उस पदार्थ के कारण ही शुक्राणु अंडाणु की जोना पैलिसिडा लेयर को भेदकर अंदर प्रवेश कर पाता है। ठीक है, जैसे ही कोई एक शुक्राणु इस लेयर को भेदकर अंदर पहुंचता है, जोना पैलिसिडा अपने चारों ओर एक हार्ड लेयरिंग बना लेती है। अब ये बाकी के शुक्राणुओं को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती। शुक्राणु जैसे ही अंदर पहुंचता है, यहाँ जो अंडाणु है ये अपना अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय फटाक से कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है और मिलन को कहा है हमने क्या, निषेचन। और निषेचन की क्रिया के बाद जिस संरचना का जन्म होता है उसे युग्मनज कहा जाता है। और युग्मनज जो होता है बेटा वो द्विगुणित होता है। क्यों? क्योंकि अंडाणु अगुणित था, मतलब इसके पास 23 गुणसूत्र थे। शुक्राणु भी अगुणित था, इसके पास भी 23 गुणसूत्र थे। ये 23 और ये 23 मिलकर 46 गुणसूत्र यानी कि एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण करते हैं और इस प्रकार निषेचन की क्रिया हो जाती है, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज यहीं पर बना है, कहाँ? तुम्बिका क्षेत्र में। यहाँ तक क्लियर? क्या बोला मैंने? सबसे पहले अंडाणु से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, अंडाशय से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है और अंडाणु धीरे धीरे करके तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचता है। योनि मार्ग से वीर्य सेचन की क्रिया द्वारा वीर्य के साथ शुक्राणु मादा के गर्भाशय में, ये जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को ही कहा जाता है निषेचन। और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद जिस संरचना का जन्म होता है वो है युग्मनज या जाइगोट। और जाइगोट एक द्विगुणित या डिप्लॉइड संरचना है। ऑब्जेक्टिव में बना बना के पूछता है, अंडाणु कैसी रचना है? अगुणित है। शुक्राणु ये भी अगुणित है। युग्मनज कैसी रचना है? द्विगुणित है। युग्मनज कब बनता है? निषेचन के बाद बनता है। जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की घटना है वो कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन नलिका में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहाँ हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ? तो फैलोपियन ट्यूब में, तुम्बिका क्षेत्र में। कितने सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर एक और ऑब्जेक्टिव, शुक्राणु अंडाणु की किस लेयर को भेदकर अंदर प्रवेश करते हैं? जोना पैलिसिडा। एक शुक्राणु के अंदर पहुंचने के बाद जोना पैलिसिडा अपने आप हार्ड आवरण, हार्ड कोर अपने चारों ओर बना लेती है, जिसके कारण बाकी कोई दूसरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। और जब कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, बाई चांस ऐसा हुआ, बाई चांस क्या हुआ कि एक साथ अगर दो शुक्राणु एक ही समय पे अंदर पहुंच गए तो अंदर जो अंडाणु का केंद्रक है ना वो समान विभाजन करेगा और समान विभाजन करके दो केंद्रक में बट जाएगा। दोनों केंद्रक अगुणित होंगे और दोनों केंद्रक से ये दोनों शुक्राणु निषेचन कर लेंगे और जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना होगी। ठीक है, जब एक ही अंडाणु से एक ही समय में दो शुक्राणु पहुंचकर निषेचन करते हैं तो जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो हूबहू जेरॉक्स कॉपी होंगे। ठीक है, और उनके लिंग जो होंगे वो भी समान होंगे। आपने जुड़वा 2 देखी है ना, ठीक वैसी ही स्थिति। ठीक है, उनके लिंग मतलब अगर एक दोनों शुक्राणु अंदर पहुंचे हैं साथ में तो लगभग संभावना ये है, क्योंकि वे एक ही अंडाणु से मिले हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ट्विंस हो और दोनों समान लिंग के हों। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ से एक ही समय में दो अंडाणु निकल रहा है या दोनों ओवरी साथ में काम करने लग गई किसी महीने में, बाई चांस, जनरली 30 की एज के बाद ये सिचुएशन महिलाओं में बन जाती है, तो इधर से एक अंडाणु, इधर से एक अंडाणु, इधर भी निषेचन, इधर भी निषेचन हो गया, अभी भी जुड़वा की कंडीशन बनेगी। और इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा जुड़वा या 3-4 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, हालांकि वो हमारे टॉपिक से हटके है।
हमारे टॉपिक का असर सिर्फ इतना है कि दो शुक्राणु अंदर एक साथ अंदर प्रवेश करेंगे तो निषेचन होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। इस कंडीशन में जो अंडाणु का केंद्रक है वो दो समान विभाजन करके समान केंद्रकों में बट जाएगा। यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा और दोनों शुक्राणु दोनों अंडाणु के केंद्रक से मिलकर निषेचन करेंगे। ठीक है, आगे अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि जब निषेचन हो गया और युग्मनज बन गया तो उसके बाद क्या होगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? कमेंट करके बताओ फटाफट कि यहाँ तक के फैक्ट आपको क्लियर हुए या नहीं। ठीक है, अब क्या होगा देखना। ये सब तो हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, युग्मनज भी बन गया। युग्मनज के बनने के बाद क्या हुआ, क्या बोलते से, हाँ, युग्मनज बनने तक की कहानी हमने अभी देखी है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि युग्मनज बनने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ बेटा, है ना, ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए आपको चीजें समझाने के लिए। डायग्राम आप लोगों के जितने अट्रैक्टिव बनेंगे एग्जामिनर उतना खुश होके आपको नंबर देगा। तो डायग्राम बनाने में कोई कंजूसी मत किया करो, मैडम भी नहीं करती। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है कि हर एक एंगल में आपको डायग्राम बना के मैं समझाऊं। ये है बेटा क्या, गर्भाशय, जिसे हम बोलते हैं यूटेरस। चलो देखो, गर्भाशय का ये जो स्तर है इसे कहा जाता है गर्भाशय का अंतः स्तर। ठीक है, अब क्या हुआ था, तुम्बिका क्षेत्र में हो गया निषेचन और निषेचन होने के बाद यहाँ पे बन गया युग्मनज। ठीक है, क्या बन गया है यहाँ, युग्मनज। और युग्मनज जो है ये कैसा है, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब एक कोशिका है जो कंप्लीट है 46 क्रोमोसोम से। ठीक है, 46 क्रोमोसोम वाला एक युग्मनज बन गया यहाँ पे। अब ये युग्मनज थोड़ा सा आगे खिसक के पहुंचता है और लगातार समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, जिसे हमने कहा क्या, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद जो संरचना बनी उस संरचना को हमने नाम दिया है 2n बना है। और ये क्या है बेटा, ये है जाइगोट यानी कि युग्मनज। ठीक है, जाइगोट बन गया। और जाइगोट कैसा है, तो जाइगोट है डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। अब ये जो युग्मनज है ये लगातार समसूत्री विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन, यानी कि विदलन की स्थिति में अब ये है, लगातार इसे समसूत्री विभाजन करना है। विदलन या क्लीवेज की स्थिति यहाँ बनेगी कि ये बार बार विभाजन करके 1 से 2, 2 से 4 समान कोशिकाओं में बटेगा। ठीक है, युग्मनज अभी एक कोशिकीय है, अब दो कोशिकीय, फिर दो कोशिकीय के बाद अगली स्थिति चार कोशिकीय, चार के बाद अगली स्थिति, चार के बाद अगली स्थिति 8 कोशिकीय और 8 के बाद अगली स्थिति होगी इसकी 16 कोशिकीय। ठीक है, कितना कोशिकीय, 16 कोशिकीय अवस्था में यहाँ तक आ गया। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ही ये लगातार विभाजन कर रहा है। अब मैडम हमारा क्वेश्चन तो ये है कि संकीर्ण पथ जब सकरा रास्ता है कि इसको अंडाणु पार करके आगे नहीं पहुंच पा रहा था, या आप कह सकते हो अंडाणु चलायमान नहीं है तो चलते चलते इधर पहुंच ही नहीं पा रहा था, तो फिर ये सब कैसे पहुंच रहे हैं। तो कोशिका विभाजन करके 1 से 2, 2 से 4 जरूर होती है, लेकिन आकार में छोटी होती चली जाती है। कोशिकाओं में विभाजन होते चलता है, विभाजन होते होते कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाते चलती है, लेकिन ये जो बनती है संरचना ये आकार में छोटी होती चली जाती है और छोटी होते होते संकीर्ण पथ को पार करके 16 कोशिकीय अवस्था में लगभग यहाँ इस जगह पर पहुंच जाती है, जो कि है गर्भाशय का मुंह, मतलब फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय के बीच का ज्वाइंट है ये। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब संकीर्ण पद का यहाँ कोई काम नहीं है। क्या मैडम, तो बेटा ये कि युग्मनज के बाद 2, 4, 8 और 16 कोशिकीय अवस्था, 2, 4, 8 और 16 कोशिकीय अवस्था में ये जो संरचनाएं बन रही है इन्हें कहा जाता है भ्रूण। लेकिन ये अभी कंप्लीट भ्रूण नहीं है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कोरक खंड, कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स।
ब्लास्टोमियर्स, इसको हटाओ यहाँ से, कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स। क्या हुआ, युग्मनज ने समसूत्री विभाजन किया, 2, 4, 8 और 16 कोशिकीय अवस्था में इनने एक संरचना का निर्माण किया है, जिसे हमने कहा है कोरक खंड या ब्लास्टोमियर। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। क्या कि जब युग्मनज 2, 4, 8 और 16 कोशिकीय अवस्था में पहुंचता है, तब इस भ्रूण को, इन भ्रूणीय अवस्थाओं को क्या कहते हैं, तो कोरक खंड कहते हैं या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, 2, 4, 8, 16 सभी को आप कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हो, लेकिन सिर्फ 8 और 16 कोशिकीय अवस्था वाले कोरक खंड का स्पेशल नाम है, जिसे कहा जाता है मोरूला। ठीक है, मोरूला को हिंदी में तूतक भी कहते हैं। एनसीईआरटी के नेम्स हैं, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए, युग्मनज ने समसूत्री विभाजन किया, क्लीवेज की स्थिति यहाँ बनी है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकीय अवस्थाओं में जब युग्मनज पहुंचता है तो इसे कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, और सिर्फ 8 और 16 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण है इसे मोरूला या तूतक कहते हैं। मतलब इन कोरक खंडों को, स्पेशली 8 और 16 वाले को क्या नाम दिया गया है, मोरूला या तूतक। अब 16 कोशिकी के बाद सीधे जंप करेगा और 16 का दुगुना क्या होता है, 32 कोशिकीय अवस्था में ये कोरक खंड जब 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंचेगा, अब इसे आप 32 कोशिकीय अवस्था में भेज दो कि इसके अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, 32। ऐसे करके आपको कितनी कोशिकाएं बनानी है, 32 कोशिकाएं। और 32 कोशिकीय अवस्था को कहा जाता है बेटा कोरक पुटी या ब्लास्टोमियर्स। कोरक पुटी या ब्लास्टोमियर्स। देखो कितनी खतरनाक घटनाएं हो रही हैं, है ना। एक्चुअली ये खतरनाक नहीं है, इनके वर्ड्स ऐसे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट में डाल देता है आपका एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप हैं। ठीक है, चलिए, ये 32 कोशिकीय अवस्था में अब गर्भाशय के लगभग अंदर पहुंच चुका है, यहाँ पे आ चुका है 32 कोशिकीय अवस्था में। इस भ्रूण को कहा जाता है कोरक पुटी या ब्लास्टोमियर्स, और इस प्रकार युग्मनज से कोरक पुटी या ब्लास्टोमियर नहीं बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। मियर्स तो ये थे, इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, कोरक पुटी को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और कोरक खंड को ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब ये 32 कोशिकीय अवस्था में है, इसी दौरान थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और अपने चारों ओर एक लेयर का निर्माण कर लेगा। बाहर की जो इसकी परत होगी भ्रूण की ना, वो बाहर एक लेयर का निर्माण करेगी और इस लेयर को कहा जाता है बेटा ट्रोफोब्लास्ट। ये जो भ्रूण बना है ना, कौन सा भ्रूण, 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण, जिसे हमने कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहा, ये अपनी बाह्य त्वचा से बाहर एक आवरण का निर्माण कर लेता है। इस आवरण को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट सहित जब ये भ्रूण इस अंतः स्तर में, किसके, गर्भाशय के अंतः स्तर में धीरे धीरे करके धस जाता है ना, गर्भाशय के अंतः स्तर में धीरे धीरे करके धस जाता है, तो इसके, किसके, कोरक पुटी के अंतः स्तर में धसने की क्रिया, जिसको कहा जाता है क्या, अंतररोपण, इम्प्लांटेशन। क्या हुआ यहाँ, 32 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण के गर्भाशय के अंतः स्तर में धसने की क्रिया, यानी कि अंदर इंजर्ड, मतलब एकदम अंदर समा रहा है, ये अंदर धसने की क्रिया को कहा जाता है अंतररोपण या इम्प्लांटेशन। और इस प्रकार अंतररोपण की क्रिया कंप्लीट होती है। हमने क्या क्या समझा कि अंडाणु शुक्राणु का मिलन कैसे होता है, कैसे निषेचन हुआ है, निषेचन के बाद युग्मनज बना, युग्मनज से समसूत्री विभाजन के बाद 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था को हमने कहा कोरक खंड या ब्लास्टोमियर, जो कि फैलोपियन ट्यूब पे ही बन रहे हैं। 16 से 32 कोशिकीय अवस्था में जब कोरक खंड पहुंचते हैं
तो 32 कोशिकीय अवस्था को कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये कोरक पुटी अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर लेती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और ट्रोफोब्लास्ट सहित कोरक पुटी के गर्भाशय के अंतः स्तर, गर्भाशय के अंतः स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम में धंसने की क्रिया, अंदर समाने की क्रिया, अंदर इंचर्न होने की क्रिया, मतलब इंसर्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतररोपण या इम्प्लांटेशन कहलाती है। और इस प्रकार निषेचन और अंतररोपण की क्रिया कंप्लीट होती है एक मादा के गर्भाशय के अंदर। ठीक है, इस प्रकार भ्रूणीय अवस्था में गर्भाशय के अंदर अंतररोपण की क्रिया कंप्लीट होती है। अब आगे क्या होगा तो वो अगला क्वेश्चन बनता है आपका। इन सारे क्वेश्चंस के नोट्स जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ऐसे के ऐसे विथ डायग्राम आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सरल एकेडमी 2.0 नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें लगभग 17.4 या 18 के सब फॉलोअर्स हैं। तो आप उस चैनल पे जाइए, वहां पे बायो लिंक पर क्लिक कीजिए। बायो पे आप ऑप्शंस में जब जाएंगे ना तो बुक्स भी है, नोट्स भी है। नोट्स सेक्शन में 12th में बायोलॉजी के सेगमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर सारे नोट्स मिलेंगे, और एक दो चैप्टर जिनके रह गए हैं लास्ट के उनके भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करो, बस मतलब रफली आप जैसे अभी बना सकते हो मेरे साथ कि आपको समझ में आए तो वैसे बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पे अगर आप पढ़ोगे बुक को सामने रख के तो आपको कुछ नहीं समझना। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत खतरनाक होती है बेटा, तो उसको सिंपल तरीके से ही टीचर का काम होता है आपको एक्सप्लेन करना, है ना, जो कि मैं कर रही हूँ। आई होप आपको यहाँ तक फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन यानी कि निषेचन और अंतररोपण दोनों क्रिया समझ में आई है। ठीक है, इसके बाद आगे इस भ्रूण से शिशु का निर्माण कैसे होता है और कैसे अपरा का निर्माण होता है, अपरा कैसे बनती है, और अपरा के बाद प्रसव की क्रिया कैसे होती है, ये सारा जो आपके चैप्टर में है उतना मैं आपको अगले क्वेश्चन में कवर कर देती हूँ। ठीक है, अंतररोपण हो गया, उसके बाद भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, कैसे शिशु बनता है, और कैसे अपरा का निर्माण होता है। ठीक है, अपरा का निर्माण, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसमें शिशु के निर्माण के बारे में नहीं है, आपके इसमें अपना अपरा यानी कि प्लेजेंटा क्या है, प्लेजेंटा के कार्यों का वर्णन कीजिए या भ्रूणीय परिवर्धन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आपका टॉपिक बेटा ये है। ठीक है, जब 32 कोशिकीय अवस्था में कौन, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो गया, अंतररोपण हो गया, तो ये जो अंतः स्तर है इसने इसको चारों तरफ से घेर लिया, किसे, ब्लास्टोसिस्ट यानी कि भ्रूण को। अब धीरे धीरे करके ये जो भ्रूण है ना, ये धीरे धीरे करके बीच में आना चालू हो जाता है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये कहाँ आ जाता है, बीचों बीच में आ जाता है बेटा। और बीचों बीच में जब ये भ्रूण पहुंच जाता है ना तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, और इसको ना ये जो अंतः स्तर है ये चारों तरफ से घेर लेता है, अंतः स्तर धीरे धीरे करके इसको चारों तरफ से घेर लेता है। अब ये अंतः स्तर ऐसा नहीं रहता, ये इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है, और घेर कर जब इसको पूरी तरह से घेर लेगा तो ये जो भ्रूण है ना, ये भ्रूण अपने चारों तरफ एक लेयरिंग का निर्माण कर लेगा, इसके साथ बिल्कुल घुल मिल जाएगा, किसके साथ, अंतः स्तर के साथ। और ये जो लेयरिंग मैं आपको बता रही हूँ ये धीरे धीरे करके बनाता है कौन, भ्रूण की चारों तरफ की लेयर, जिसे हमने अभी नाम दिया था क्या, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो भ्रूण के चारों तरफ की लेयर है ना जिसे हमने कहा था क्या, ट्रोफोब्लास्ट, वो ट्रोफोब्लास्ट धीरे धीरे करके क्या करती है, इसके साथ, किसके साथ, अंतः स्तर के साथ ऐसे अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाते हुए जुड़ जाती है। इन अंगुलीनुमा प्रवर्ध को कहा जाता है कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं इन अंगुलीनुमा प्रवर्ध को कहा जाता है
कोरियोनिक विलाई। आप चाहें तो आपकी बुक में डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहां देख सकते हैं। ठीक है, अंगुली नुमा प्रवर्ध बना लिया जिसे कहा गया कोरियोनिक विलाई। ठीक है, क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के अंतः स्तर के साथ एक अतरंग संबंध बनाती, कुछ ऐसा। कैसा, आपकी ये फिंगर दूसरी फिंगर के साथ टाइटली बिल्कुल आपस में ऐसे जुड़ी होंगी। ठीक है, ऐसे जुड़ी होंगी तो इसको हम बोलेंगे अंतः स्तर और भ्रूण के बीच में एक अंतरंग संबंध है, मतलब ना टूटने वाला संबंध। और इस संबंध में ये जो प्रवर्ध बने हैं, इन प्रवर्धों को कहा जाता है अंगुलीनुमा प्रवर्ध। अंगुलीनुमा प्रवर्ध को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। और इस प्रकार भ्रूण के चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर बना, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा अपरा या प्लेजेंटा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर गर्भाशय का अंतः स्तर जो कि काय का बना हुआ था, अंतः स्तर मैंने पहले ही बताया था आपको, काय का बना हुआ है ब्लड सेल्स का। वो ब्लड सेल्स यानी कि रक्त से आच्छादित गर्भाशय का अंतः स्तर इस भ्रूण के साथ या गर्भस्थ शिशु के साथ जो स्ट्रक्चर बनाता है ताकि दोनों आपस में जुड़े रहें, उस स्ट्रक्चर का ही नाम है अपरा या प्लेजेंटा। ठीक है, अब अपरा या प्लेजेंटा जो है, चूंकि ये ब्लड सेल्स से आच्छादित है तो इसका काम होता है किसको, शिशु को, गर्भस्थ शिशु को या भ्रूण को पोषण देना। गर्भस्थ शिशु, जब ये शिशु अवस्था में जाएगा तो ठीक, नहीं तो भ्रूणी अवस्था में तो है ही, इसको पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, पोषण प्रदान, अब शिशु का तो मुंह है नहीं ना, तो उसको पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगी, अपरा करेगी। अपरा के कार्य अगर हम देखें तो पहला नंबर का कार्य इसका ये है कि ये गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, अपरा जो है बेटा ये कुछ हार्मोन्स निकालती है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स निकालती है, उनमें से पहला हार्मोन है एचपीएल करके एक हार्मोन निकालती है। दूसरा HCG करके एक हार्मोन निकालती है। तीसरा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का सीक्रेशन भी करती है प्रेगनेंसी के टाइम। पहले प्रोजेस्टेरॉन कौन निकाल रहा था ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी, लेकिन जब क्या बोलते इससे प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों का सीक्रेशन कौन करती है, अपरा करती है। ये जो चारों तरफ एक आवरण हमने बनाया है ना, वो करता है। तो कुल मिलाकर भ्रूण को पोषण देने का काम, माँ के शरीर से पोषण लेकर भ्रूण तक पोषण पहुंचाने का काम, और साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन करना, यही है अपरा के कार्य। ठीक है, तीसरी बात, जब बच्चे का जन्म होगा ना, जब बच्चे का जन्म होगा तो यही अपरा आफ्टर बर्थ के रूप में, मतलब पहले बच्चा बाहर आएगा और यहाँ जो द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक द्रव। ठीक है, अपरा और शिशु के बीच में एक द्रव भरा होता है, इसे कहा जाता है कौन सा द्रव, एमनियोटिक द्रव। पहले एमनियोटिक द्रव बाहर आता है और उसके बाद शिशु बाहर आता है और उसके बाद आफ्टर बर्थ के रूप में अपरा बाहर आती है। यानी कि प्रसव के बाद आफ्टर बर्थ के रूप में, आफ्टर बर्थ यानी कि ये आफ्टर बर्थ के रूप में अपरा माँ के शरीर से यानी कि गर्भाशय से रूप में अपरा गर्भाशय से बाहर आती है। ठीक है, और जनरली आप ये ना जब एनिमल्स की डिलीवरी होती है तब डेली लाइफ में देखते हो, जो बच्चे गांव से हैं या जिनके यहाँ पे गाय भैंस है वो ये देखते होंगे अपने डेली लाइफ में कि जब उनके बच्चे का जन्म हुआ तो बाद में ये अपरा बाहर आएगी आफ्टर बर्थ के रूप में, जिसे जड़ डालना भी कहते हैं गाँव में, या
थोड़े से स्मॉल सिटीज में, जहाँ पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलती, कमेंट करके बताना कि क्या आपने देखा है। ठीक है, चलो, हर चीज में हर जगह साइंस है। हम जितना ज्यादा इस चीज को समझने की या डेली लाइफ में देखकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतने अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज कुछ चीजें तो रटने के लिए ही है फिर कुछ बच्चों के लिए, है ना। चलो, कहाँ थे हम? हमारा क्वेश्चन था कि भ्रूणीय परिवर्धन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जब क्या बोलते से ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरक पुटी का अंतरोपण हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके भ्रूण गर्भाशय के बीचों बीच में आने लग जाता है और इसका गर्भाशय का अंतः स्तर भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेता है। इस दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर और भ्रूण के बाह्य स्तर यानी कि ट्रोफोब्लास्ट में एक अतरंग संबंध बन जाता है और दोनों के बीच में अंगुली नुमा प्रवर्ध बन जाते हैं, जिससे दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इन अंगुली नुमा प्रवर्धों को कोरियोनिक विलाई कहते हैं। यहाँ तक की क्लियर? ठीक है, जब कोरियोनिक विलाई बन गए, जब चारों तरफ से अंतः स्तर ने भ्रूण को घेर लिया, अब धीरे धीरे करके शिशु का विकास होता है भ्रूण से। अब बच्चा शिशु अवस्था में आने लग जाता है। 9 महीने की जर्नी ये चलती है। इस दौरान ये जो चारों तरफ आवरण बना है, जिसे हमने नाम दिया अपरा या प्लेजेंटा, ये अपरा इस गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करता है, माँ के शरीर से पोषण लेकर बच्चे को देता है। और ये जो अपरा है ये आच्छादित होती है बेटा ब्लड सेल्स से, क्योंकि अंतः स्तर ब्लड सेल्स का बना था। मैंने बताया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने बनता और बिगड़ता है, टूटकर जो बाहर आता है वो है गर्भाशय का अंतः स्तर। और अपरा के अंदर जो लिक्विड या द्रव भरा होता है उसे कहा जाता है एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव का जिक्र मैं चैप्टर नंबर 3 में फिर से करूंगी, ठीक है, तो भूलना नहीं कि एमनियोटिक द्रव कहाँ था। अब क्या होगा कि जब शिशु का जन्म होगा उस दौरान क्या बोलते से अपरा भी आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आती है। आगे मैं इसको प्रसव में अभी कवर करवाने वाली हूँ। कुछ चीजें और देख लो। अपरा के कार्यों में एक और मैंने बताया था कि अपरा जो है कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन भी करती है। HPL जिसे ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन कहा जाता है, HCG जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। इनके फुल फॉर्म्स आप लिख सकते हैं चाहे तो। ये है क्या? ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन, लैक्टोजन। और HCG जो है बेटा वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। ये दोनों हार्मोन्स के अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को निकालने का कार्य भी प्रेगनेंसी के दौरान अपरा करती है और प्रसव के बाद आफ्टर बर्थ के रूप में ये बाहर आ जाती है। अब आखिरी टॉपिक बचा है प्रसव, ठीक है। पार्च्यूरेशन क्या है? ठीक है, दोनों ही वर्ड आपको याद रखने हैं कि प्रसव या पार्च्यूरेशन क्या है। तो जब गर्भस्थ शिशु अपनी 9 माह की अवधि कंप्लीट कर लेगा, लगभग 9 साढ़े 9 माह की गर्भावधि के कंप्लीट होने के बाद जब ये शिशु योनि मार्ग से गर्भाशय से बाहर आएगा तो इसी क्रिया को कहा जाता है प्रसव या पार्च्यूरेशन। ठीक है, जब गर्भस्थ शिशु की गर्भावधि कंप्लीट हो जाती है, शिशु पूरी तरह कंप्लीट बन चुका होता है, लगभग 9 महीने की गर्भावधि होती है, इसके बाद अपरा में तीव्र संकुचन होते हैं और धीरे धीरे करके शिशु योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है प्रसव और इस क्रिया के लिए बहुत सारे हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब प्रसव का टाइम आता है उस दौरान अपरा जो है इसमें तीव्र संकुचन होने लग जाते हैं। तीव्र संकुचन मतलब ये प्रेस करने लग जाती है किसको? धीरे धीरे करके शिशु को। ठीक है, अपरा में तीव्र संकुचन होने के कारण इस शिशु में भी तीव्र संकुचन होते हैं और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा गर्भाशय है ये संकुचित धीरे धीरे अंदर मतलब ऐसे करके संकुचित होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब धीरे धीरे करके इसको पूरी तरह शिशु को नीचे धकेलने का कार्य करने लग जाता है। तो तीव्र संकुचन को कहा जाता है बेटा गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। गर्भ उत्क्षेपण
प्रतिवर्त, या इसे इंग्लिश में कहते हैं फीटल इजेक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। अपरा में हुए गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के कारण धीरे धीरे करके गर्भाशय संकुचित होना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे करके शिशु जो है वो योनि मार्ग से बाहर आना स्टार्ट कर देगा। इस दौरान जो पीयूष ग्रंथि होती है, माँ के शरीर में उपस्थित पीयूष ग्रंथि, वो पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकालती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है बेटा प्रसव हार्मोन। प्रसव हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालने लग जाती है, जिससे कि ये जो फीटल इजेक्शन प्रतिवर्त है धीरे धीरे करके संकुचित करके बच्चे को बाहर निकालना, इसमें बढ़ोतरी हो। ऑक्सीटोसिन का स्रावण धीरे धीरे करके बढ़ेगा और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गर्भस्थ शिशु क्या बोलते से योनि मार्ग से बाहर आना स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण बढ़ेगा, गर्भस्थ शिशु योनि मार्ग से बाहर आएगा, पहले बच्चे का सिर बाहर आएगा और बच्चा पूरी तरह जब बाहर निकल जाएगा तो अपरा भी आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आ जाएगी। ठीक है, पहले शिशु बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद अपरा आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आ जाएगी। उसके पहले, शिशु के बाहर आने के पहले, जब ये यहाँ पे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त स्टार्ट होते हैं तो अपरा धीरे धीरे फटती है और ये जो क्या बोलते हैं इससे एमनियोटिक द्रव है, ये एमनियोटिक द्रव धीरे धीरे करके पहले बाहर आता है। पहले एमनियोटिक द्रव बाहर आता है, इसके बाद शिशु का सिर बाहर आता है, फिर शिशु पूरा बाहर आ जाता है और शिशु के बाहर आने के बाद अपरा बाहर आ जाती है और इस प्रकार प्रसव की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए प्रसव या पार्चुरेशन क्या है, तो आप सिंपल साधारण शब्दों में लिखेंगे कि माँ के शरीर में गर्भाशय में गर्भ की गर्भावधि कंप्लीट होने के बाद गर्भस्थ शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। इस क्रिया में दो हार्मोन अपनी भूमिका निभाते हैं, पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है बेटा रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के बाद ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय निकालता है बेटा रिलैक्सिन हार्मोन, ताकि माँ रिलैक्स हो और रिलैक्स होकर वो जो पेन माँ को हुआ है वो धीरे धीरे क्या करके क्या हो जाए कम, और ये जो गर्भाशय का योनि मार्ग फैला था बच्चे को बाहर लाने के, वो धीरे धीरे करके सिकुड़ना स्टार्ट कर दे। तो माँ को रिलैक्स करने के लिए निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन और बच्चे के जन्म के लिए जो संकुचन है, संकुचनों को बढ़ाने के लिए निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और इस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है। उस समय माँ को भी दूसरा जीवन मिलता है। ठीक है, तो प्रसव क्या है ये आज हमने पढ़ा। इसके पहले मैंने आपको निषेचन या फर्टिलाइजेशन पढ़ाया। इसके पहले हमने निषेचन और अंतरोपण दोनों को साथ में समझा है और आखिरी में अभी अपरा भ्रूणीय परिवर्धन क्या है और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन हमारा था कि प्रसव या पार्चुरेशन क्या है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हैं। बहुत अच्छे से, बहुत साधारण शब्दों में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको लगे कि मैडम की मेहनत थोड़ी सी सराहनीय है तो प्लीज अच्छे से कमेंट करके मुझे बताना। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो नर है उसका प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। चौथा क्वेश्चन, शुक्राणु कैसे होते हैं, अगुणित या द्विगुणित। और एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा कि युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है या अगुणित। इसके अलावा अपरा का जो कार्य है वो तो मैंने बताया था, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ अपरा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया हो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोग क्या बोलते हैं सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है और मैं कंटिन्यू आप लोगों को बायोलॉजी के लेक्चर देने लगी हूँ। अदरवाइज टाइम की बहुत कमी है, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में नहीं बचा है बिल्कुल भी टाइम, है ना।
और हमें बायोलॉजी को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो बस कमेंट करके बता दो कैसा लगा आज का लेक्चर। सपोर्ट तो आप कर ही रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ, इतना तो कर ही सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।